हेलो स्टूडेंट्स, मैं JSPG कॉलेज सिकंदराबाद से नवीन कुमार। आज मैं MA हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल में से उपन्यास की आंचलिकता के विषय में बताऊंगा कि ये उपन्यास अपनी आंचलिकता को लेकर कितना सफल हुआ है और कितना नहीं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आंचलिकता का तात्पर्य क्या है या आंचलिकता कहते किसको हैं। तो विद्यार्थियों, आंचलिकता शब्द जो है वो आंचलिक से बना है और आंचलिक जो है वो मूल अंचल से निर्मित हुआ है। अर्थात जो आंचलिक शब्द है वो अंचल शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोई भी क्षेत्र विशेष। अर्थात किसी विशेष जगह को अंचल कहा जाता है। अब हम देखें कि इस अंचल में क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक हैं। जैसे कि आंचलिक होने के लिए, किसी भी रचना को आंचलिक होने के लिए उसमें उस अंचल विशेष की संपूर्ण भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुषमा, वहाँ के रहने वालों की सभ्यता, संस्कृति, बोली, तीज त्योहार, परंपराएं, धार्मिक और नैतिक आचार विचार, विश्वास, आस्था, स्त्री तथा पुरुषों की स्थानीय विशेषताएं, उनके व्यसन, उनका मनोरंजन, उनकी शिक्षा, जीवन संबंधी उनके दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना, रहन सहन, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक भाषा, लोकोक्ति आदि उनकी जितनी भी तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जिनसे वो रोज़मर्रा के जीवन में जुड़े हुए होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें पूर्णता के साथ मुखरित हो उठती हैं इन आंचलिक उपन्यासों में। हम इस प्रकार के उपन्यासों को पढ़कर वहाँ की स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और इसी तरीके से फिर इन उपन्यासों में आंचलिकता का समावेश हो जाता है। अब मैला आंचल में आंचलिकता को देखेंगे कि मैला आंचल उपन्यास में किस प्रकार आंचलिकता प्रकट होती है। जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, उनका ये उपन्यास 9 अगस्त 1954 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था और सबसे बड़ा इसका उपन्यास का कारण था सफल होने का इसकी आंचलिकता। यहाँ तक कि अंचल की ज़िंदगी का जितना वैविध्यपूर्ण चित्रण इस उपन्यास में रेणु जी ने किया है वो अन्य कहीं संभव नहीं है। निसंदेह लेखक ने कथावस्तु, चरित्रांकन, संवाद योजना, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली और नामकरण आदि विविध तत्वों में आंचलिकता का पूरा समावेश इस उपन्यास में किया है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि लेखक ने इन कथा तत्वों में भी आंचलिकता को रखा है। जैसे पहला है कथावस्तु में आंचलिकता। तो मैला आंचल का जो कथानक है वो बिहार राज्य का एक ज़िला है पूर्णिया, उसकी कथा है और उस पूर्णिया ज़िले का भी गांव है मैरीगंज, जहां की कथा इस उपन्यास में ली गई है। इस उपन्यास में उस मैरीगंज गांव की जितनी भी चीज़ें हैं, जितना वहां का व्यवहार है, जितना वहां का रहन सहन है, वो सारी चीज़ें लेखक ने इसमें डाली हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लेखक ने किसी व्यक्ति या परिवार की नहीं बल्कि इस पूरे परिवार की, इस पूरे गांव की कहानी इसमें कही है। इस गांव में रहने वाले विविध टोले, जैसे कि कायस्थ हैं, विविध दल हैं, विविध वर्ग के व्यक्ति हैं, उन सभी को इस कथा में स्थान दिया गया है और इसके विविध स्तर और पहलू और भी हमारे सामने कई नज़र निकल के आते हैं। दूसरा आप देखिए कि चरित्रांकन में आंचलिकता, जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के चरित्र होते हैं
उन चरित्रों को भी उपन्यासकार ने अपने इस उपन्यास में लिया है, जैसे तहसीलदार, ज़मींदार और विश्वनाथ प्रसाद हैं, शिक्षित रक्त हरगौरी हैं, ग्राम कल्याणक बालादेव हैं, समाजवादी वासुदेवन हैं, आदि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस उपन्यास को में दिखाई देते हैं। संवाद योजना में आंचलिकता। संवाद के लिए भी लेखक ने स्थानीय या देशज शब्दों की प्रमुखता दिखाई है। अंग्रेजी उर्दू के सर्व प्रचलित शब्दों के बदले बिगड़ते स्वरूप, स्थानीय संबोधन, बात बात में लोक कथाओं का प्रयोग किया है, लोकगीतों का प्रयोग किया है, जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उनका समावेश इस उपन्यास में किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी प्रकार के हास्य व्यंग्य का चुटीलापन और छोटी सरल वाक्य योजना इनकी पिछड़े अंचल की जनसामान्य में प्रचलित व्यवहारिक भाषा से इस उपन्यास को युक्त बना देती है। आगे देखते हैं भाषा से पहले वातावरण देखते हैं कि वातावरण में किस प्रकार आंचलिकता है। इस रचना में लेखक ने कथांचल जो मैरीगंज लिया है, वहाँ की लोक संस्कृति और लोक जीवन का विपुल, विविध, गहन और सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात सब मिलाकर प्रभावशाली अंकन किया है। वह भी अत्यंत आत्मीयता के साथ, बड़ा जुड़ाव महसूस अनुभव करके। एकदम सच तो ये है कि मैरीगंज की लोक संस्कृति का चित्रण मैला आंचल में बहुत ही व्यापकता के साथ लेखक ने किया है। इस वातावरण की ही उपज है कि जाति भेद वहाँ है, वर्ग भेद है, धनी निर्धन, नारी का रमणीय होना, भोग्य रूप दिखाया जाना, अंधविश्वासी होना, पारस्परिक कलह लोगों में होना, भोग विलास होना, ये सब सामाजिक जीवन के उदाहरण हैं जो हमें इस उपन्यास में दिखाई देते हैं और इस बात की ओर इंगित करते हैं कि गांव का जो माहौल है, जो परिवेश है, वो किस प्रकार से फैला हुआ है। उसके बाद देखिए उद्देश्य में आंचलिकता। तो इस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कहकर लेखक अपना सर्वोपरि उद्देश्य स्पष्ट कर देता है। वो दिखाना चाहता है उपन्यास के माध्यम से गांव की नाना समस्याओं का यथा तथ्य अंकन, नई युग चेतना की व्यापकता और अंचल का मैलापन आदि सारी चीज़ों के साथ अपने इसी उद्देश्य को वह सार्थक करता हुआ इस उपन्यास में दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं कि भाषा शैली में आंचलिकता है कि जो भाषा शैली है वो ग्रामीण माहौल, ग्रामीण परिवेश के शब्दों का बखूबी प्रयोग किया है। वो उपन्यास में दिखाते हैं कि बुढ़िया बाँ बाँ की तरह टकराती है, लारियाँ भर्र भर्र शर्र दौड़ती हैं, धरती पच पच करती है, आदि ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं इस उपन्यास की भाषा शैली में कि वो किस प्रकार आंचलिक हैं। नामकरण में आंचलिकता देखिए कि यह जो मैला आंचल उपन्यास है, इसको आंचलिक उपन्यास कहकर लेखक ने स्पष्टतः नामकरण में भी आंचलिकता को ही स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मैला आंचल का जो शाब्दिक अर्थ है वो गंदा आंचल है और लाक्षणिक अर्थ जो इसका बैठता है वो इसका मतलब होता है कि मैला प्रदेश या अंचल। अर्थात जो उपन्यास है उसके पिछड़ेपन की ओर ये नाम दर्शाता है। इसलिए हमें ये लगता है कि इसके नामकरण में भी लेखक ने कहीं ना कहीं आंचलिकता का पुट दिखाया है। अब देखिए निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें तो पहली बात तो ये समझ में आती है कि एक गांव से संबंधित होने पर भी मैला आंचल उस प्रदेश के पूरे परिवेश को समेटे हुए है अपने आप में। दूसरी बात क्या नज़र आती है कि सीमित और चलचित्र की भांति अलग अलग होने पर भी उसमें एक तारतम्य सा फैला हुआ हमें दिखाई देता है इस उपन्यास में। अब निष्कर्षतः अगर कहा जाए तो रेणु जी ने अपने इस उपन्यास में आंचलिक कथा, परिवेश, जीवन, संस्कृति और भाषा आदि का समावेश पूर्ण रुचि के साथ रुचिकर रूप में किया है। निसंदेह वे और उनकी यह कृति इस पीढ़ी के लेखकों में भी अन्यतम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैला आंचल पूरी आंचलिकता के साथ उपस्थित होता है। तो इस प्रकार आप मैला आंचल में आंचलिकता को तैयार कर सकते हैं।